नमस्कार, बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अनुज। कहा तो डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल चाहिए था। व्हाइट हाउस में मुनीर से प्लेटें धुलवाने के बाद ट्रंप के लिए कोई और देश तो आगे नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने ट्रंप को नोबेल देने के लिए प्रस्ताव भी पेश कर दिया। ईरान पर ट्रंप रोज हाँ ना की रट लगाए थे। उन्हें डील फाइनल होने की उम्मीदें थी। व्हाइट हाउस ने भी खामनेई की इच्छा के मुताबिक 2 हफ्ते तक इजराइल के साथ जंग में शामिल नहीं करने की घोषणा कर चुका था। अब सवाल है कि इस बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि शनिवार की रात जब हम और आप सो रहे थे, अमेरिकी बॉम्बर्स ने इजराइल को ज्वाइन कर लिया और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाए। क्या हुआ इस बीच? यही वो सवाल है जिसे लेकर आज के बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपके साथ बात करने का प्रयास होगा। आज कई सवाल हैं। ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत देने वाले ट्रंप ने अब अटैक क्यों किया? ईरान का आगे क्या होगा? भारत को खुश होना चाहिए या फिर परेशान? और क्या ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद न्यूक्लियर लीक हो चुका है, जिसकी जबरदस्त चर्चा हमारे आपके आसपास हो रही है? आज के बियॉन्ड बॉर्डर्स में इन्हीं सवालों के आसपास बात होगी। आप अंत तक बने रहें और अपनी राय जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, इजराइल ईरान के बीच पिछले 2 हफ्तों से जारी जंग में अमेरिका को भी आखिरकार कूदना ही पड़ा। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स और F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। B-2 बॉम्बर्स ने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिराए जो गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है, और इसी बम को बंकर बस्टर कहा जाता है जो दुनिया में इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास है। जबकि F-22 जेट्स ने ईरान पर अटैक के दौरान हवाई सुरक्षा और दूसरी सहायता मुहैया करवाई। जब अमेरिकी विमान ईरान में कार्रवाई कर रहे थे, उस वक्त व्हाइट हाउस से चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही थी। CBS न्यूज ने बताया कि हमले के दौरान ट्रंप, JD वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेगसेथ, तुलसी गबार्ड, जॉन रेडक्लिफ और ट्रंप प्रशासन में सुरक्षा, विदेश मामलों से जुड़े करीब दर्जन भर अहम लोग वहां पर मौजूद थे। बाद में ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कंफर्म किया कि अमेरिका के बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया और फोर्दो के परमाणु ठिकाने पर 6 बम बरसाए। हमलों के बाद कुछ अमेरिकी नेताओं, खासकर डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के इस फैसले को संविधान और कांग्रेस के युद्ध संबंधी अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया और कहा कि यह ट्रंप पर महाभियोग चलाने का आधार है। तो पहला सवाल है कि जब खुद ट्रंप की इच्छा ईरान के पचड़े में पड़ने की नहीं थी, फिर उन्हें क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि ट्रंप की अपनी पार्टी, विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स, डीप स्टेट लगभग सभी यह कह चुके थे कि अमेरिका को इजराइल के पचड़े में, झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, सिवाय अमेरिकी सेना के, जिसका मानना था कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहिए। हालांकि सेना ने भी यह बोला था कि आखिरकार अंतिम फैसला ट्रंप को लेना होगा। ट्रंप ने अटैक का फैसला क्यों लिया, इसकी 2-3 वजहें हो सकती हैं। इजराइल के हमले अनुशासित नजर आए, जबकि पिछले हफ्ते जंग की शुरुआत के बाद से ही ईरान के हमले इजराइल में गैर अनुशासित देखे जा सकते हैं। सिविलियन इलाकों को तो निशाना बनाया ही गया, साथ ही साथ अस्पतालों, दूतावासों पर भी हमले किए गए। अमेरिकी दूतावास भी इसमें शामिल रहा। ईरान हमलों को लगातार तेज करता गया। बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर बम इजराइल पर दागे जा रहे थे। क्लस्टर बम दागना एक तरह से अंधी बमबारी है किसी के ऊपर, और कहने की बात नहीं कि अब तक की जंग में ईरान की अंधाधुंध कार्रवाई की वजह से इजराइल को बहुत तगड़ा नुकसान भी पहुंचा है।
अमेरिका के पीछे हटने की वजह से इजराइल समेत पूरी दुनिया में एक पैनिक माहौल बन गया था। इजराइल में लोग कई दिनों से बम शेल्टर्स में हैं। यह भी दावे सामने आ रहे हैं कि इजरायलियों का जत्था भागकर साइप्रस जैसे देशों में शरण ले रहा। ईरान के साथ अमेरिका के कारोबारी डील करने की स्थितियों को लेकर नेतन्याहू बार बार अपने इंटरव्यूज में इजराइल के परमाणु विकल्पों का संकेत दे रहे थे। हमले से कुछ देर पहले उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि ट्रंप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, यानी कारोबारी डील वगैरह। नेतन्याहू ने कहा कि जैसे ट्रंप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, मैं इजराइल के लिए काम करूंगा, और एक तरह से उन्होंने अपने परमाणु विकल्पों की ओर इशारा किया। ट्रंप प्रशासन को डर था कि अगर वह जंग में नहीं उतरे, यानी अमेरिका, तो इजराइल परमाणु बम दागकर इसे खात्मे की ओर ले जा सकता है। ईरान पर परमाणु अटैक के बाद अमेरिका के लिए चीजें ज्यादा गंभीर हो जाती और फिर मिडिल ईस्ट से लेकर इस पूरे इलाके तक अमेरिकी राजनीति के लिए शायद कुछ भी नहीं बचता। एक और जो बड़ी वजह थी वह यह थी कि अमेरिका के तमाम साझेदार जो सुरक्षा वजहों से अमेरिका पर निर्भर हैं, उन्हें भी एक गलत मैसेज जा रहा था इस पूरे जंग से। तीसरी बड़ी वजह न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से पता चलती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया कि खामनेई ने अपने बाद अपनी जगह 3 वरिष्ठ मुल्लाओं का नाम फाइनल कर लिया, यानी जंग में खामनेई के मारे जाने के बाद इन्हीं 3 लोगों में से किसी एक को खामनेई के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की जगह मिलती या मिलेगी। इस रिपोर्ट से साफ है कि खामनेई ने लंबे जंग का खाका बना लिया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अमेरिकी गारंटी के बावजूद इजराइल खामनेई को छोड़ेगा नहीं, जैसा कि नेतन्याहू ने तमाम इंटरव्यूज में साफ भी कर दिया। इससे पता चलता है कि अपनी लंबी योजना के तहत खामनेई ने कई प्लान बना लिए थे और वह असल में अमेरिका के साथ डील के बहाने टाइम बाई कर रहा था। राहत मिलते ही ईरान अमेरिका पर निशाने बनाना शुरू करता। अमेरिका में एक भी बैलिस्टिक मिसाइल गिरने का मतलब क्या होता, यह पूरी दुनिया को पता है। कहीं ना कहीं अमेरिका को भी यह लग गया कि खामनेई तो डील वील कुछ देगा नहीं, अलबत्ता इजराइल भी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इजराइल को दोस्तों ईरान पर बढ़त देती है। आप देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खामनेई के उत्तराधिकारियों की खबर आने के बाद अमेरिका ने हमले कर दिए। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने अमेरिकी पकड़ को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में ईरान पर हमले की अनुमति दी, बावजूद कि अमेरिका कई चीजें अब तक गुड़ गोबर कर चुका है। भविष्य में इसका असर क्या होगा वह आकलन का विषय है। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि ईरान का क्या होगा। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, 2000 साल से हमलों को झेलते हुए खड़ा है। भले इस्लामीकरण के बाद से अब तक ईरान पर इस्लाम के नाम पर गैर ईरानी लोगों ने हुकूमतें चलाई हूं, तो यह कहना कि ईरान खत्म हो जाएगा अभी जल्दबाजी होगी। ईरान बना रहेगा, लेकिन किस तरह, उसका स्वरूप कैसा होगा, यह निर्भर करता है रूस चीन के रुख पर, अमेरिकी योजनाओं पर। मगर अमेरिकी हमले के बाद एक चीज तो साफ है कि ईरान में खामनेई की सत्ता जा रही है। रूस की फिलहाल की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह ईरान में सीधे जंग के लिए अमेरिका के सामने उतरे। रूस खुद एक जंग में फंसा हुआ है यूक्रेन के खिलाफ, और दूसरा, चीन भी जंग में बिल्कुल नहीं उतरना चाहेगा। चीन हथियार दे सकता है, पैसे दे सकता है। रूस इस फ्रंट पर भी थोड़ी बहुत ही मदद कर सकता है, क्योंकि वह हथियार भी नहीं दे सकता। तो काफी कुछ इन दोनों देशों के रुख पर निर्भर करता है, लेकिन वो रुख ईरान से बाहर के होंगे। अब मान लीजिए कि किम जोंग का नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमले शुरू कर दे, बावजूद कि उन्होंने ऐसे हमले किए भी हैं, और शी जिनपिंग ईरान में अमेरिका से लड़ने की बजाय ताइवान पर धावा बोल दे, तो खामनेई रिजिम के लिए अमेरिका के खिलाफ यह एक बड़ी मदद हो सकती है। लेकिन
दुनिया का हाल जिस तरह का है, भला कौन इस तरह के आत्मघाती कदम उठाने को बढ़ेगा। तो अगर रूस चीन नहीं सामने आते तो इसका मतलब है कि खामनेई को सरेंडर करना होगा, और हो सकता है कि मंगलवार या फिर बुधवार तक ईरान इजराइल में कोई समझौता हो जाए। खामनेई के बाद ईरान में इजराइल ईरान को लेकर अमेरिका के साथ कुछ चीजों पर मतभेद थे। डील किस बात पर हुई नहीं पता, लेकिन इस बात की काफी गुंजाइश है कि ईरान इराक के कुछ हिस्सों को मिलाकर कुर्दिस्तान के रूप में एक नया देश सामने आ सकता है। कुर्द ईरान, इराक, सीरिया, अजरबैजान और तुर्की के इलाकों में है। विश्व युद्ध से ही वे अलग देश की मांग कर रहे अपने लिए, उनका कोई देश ही नहीं। अमेरिका का उन पे हाथ है, लेकिन पूरे रीजन में कुर्दों को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, जैसे इजराइल को अमेरिका करता रहा। कुर्दिस्तान बनना अमेरिका के फायदे में होगा और वह तुर्की समेत उस पूरे इलाके में अमेरिकी योजनाओं के तहत चीजों को कंट्रोल कर सकता है। वहां कुर्दों की किसी से नहीं बनती। यह इजराइल के लिए भी फायदेमंद है। इजरायली हमले का पैटर्न आप देखेंगे तो ईरान के दक्षिण पश्चिम में हमले किए जा रहे हैं। ये वही इलाके हैं जहां से खमनेई आता है। इन इलाकों में उसका ट्राइब मजबूत है। कुर्दों के लिए तो एक रणनीति नजर आ रही फिलहाल के इजरायली हमलों के पैटर्न। बाकी ईरान में अगर अमेरिका अपने किसी पिट्ठू को बिठाता है तो ईरान में भी इराक की तरह कई अमेरिका विरोधी हथियार बंद संगठन खड़े हो सकते हैं। और पाकिस्तान दोस्तों इसी चीज से परेशान है। पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान में अमेरिका बैठ जाए, वहां का मिनरल वगैरह निचोड़े, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि खामनेई के जाने के बाद ईरान से जो जलजला उठेगा वह सीधे बलूचिस्तान तक पहुंचेगा, वहां असर करेगा। बलूचिस्तान आजाद हो सकता है, मौके का फायदा उठा सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान और सिया बहुल तमाम पाकिस्तानी इलाके उसके हाथ से जा सकते हैं। ईरान के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने क्या किया यह छिपी बात नहीं। ऐसे में उसे अमेरिका ही कंट्रोल कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। मगर अमेरिका बलूचिस्तान में पाकिस्तानी योजनाओं के तहत आना चाहेगा, यह देखने वाली बात है। क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के दर्द को अब तक भूला नहीं। ईरान हाथ में आने के बाद वैसे भी अमेरिका को बलूचिस्तान की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी। तो पाकिस्तान शिया सुन्नी के बीच फंसेगा, अमेरिका चीन के पाटे में पिसेगा, यह तय है। भारत के लिहाज से ईरान में जो कुछ भी होगा परेशानी वाली बात नहीं। फिलहाल ईरान के साथ भारत का रिश्ता कूटनीति से कहीं ज्यादा है और उसे दोनों देशों की सरकारें नहीं बल्कि आम लोग, बल्कि उनकी अपनी सभ्यता, उसकी कसौटी पर देखा जाता है। जहां तक आखिरी सवाल दोस्तों ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद न्यूक्लियर लीक का है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने स्पष्ट किया है कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद रेडिएशन लीक का कोई खतरा नहीं है और न ही किसी रेडियो एक्टिव जैसी चीज की पुष्टि हुई है। ऑफ साइट रेडिएशन स्तरों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। तो ईरान में रेडिएशन फैलने की बातें अफवाह भर हैं। सऊदी अरब की न्यूक्लियर रेगुलेटरी एजेंसी ने भी कंफर्म किया कि खाड़ी क्षेत्र में कोई रेडियो एक्टिव प्रभाव जो ईरान पर हमले हुए उसकी वजह से नहीं पड़ा है। फिलहाल का तो यही हाल है। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।